नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और ये शो मैं कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश पर, जो ममता बनर्जी जहां की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल से संबंधित ये ऐतिहासिक आदेश है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बंगाल का जो शासन प्रशासन है, जो ममता बनर्जी की सरकार है, वो चुनाव आयोग को सहयोग नहीं कर रही है। लिहाजा हम न्यायिक व्यवस्था वहां कर रहे हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो पूरी होने का नाम नहीं ले रही है, 28 फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी करनी है। इसमें अब न्यायिक अधिकारियों को, जजों को लगाया जाएगा और वो रिवीजन से संबंधित जितने आवेदन हैं उनका निपटारा करेंगे। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन जब मैं शो में बैठ रहा था तो एक और बहुत बड़ी खबर आई है, जहां ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और एक तरीके से वहां पर राष्ट्रपति शासन जैसी व्यवस्था कर दी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। ममता बनर्जी शासन प्रशासन के, पुलिस के एक तरीके से हाथ बांधे गए हैं, उनको बाउंड किया गया है। अब वो हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। उतना ही बड़ा झटका कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लगा है। प्रयागराज की जो पॉक्सो कोर्ट है, उसने, जो झूंसी थाना है प्रयागराज का, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं और दो नाबालिगों के साथ यौन शोषण के आरोप थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अदालत में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ याचिका दाखिल की थी कि इन्होंने यौन शोषण किया है बटुकों का, दो नाबालिगों का। उन दो नाबालिगों के पॉक्सो कोर्ट में बयान दर्ज हुए थे। वीडियो पर उनकी आवाज थी, वीडियो पर उन्होंने बयान दिए हैं। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई, और बहुत बड़ी कार्रवाई जब मैं कह रहा हूं तो गिरफ्तारी। पॉक्सो एक्ट में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो कथित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी किसी भी समय अब सरकार गिरफ्तारी कर सकती है, पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। पॉक्सो एक्ट में उनके खिलाफ मामला दर्ज होते ही उनके सिर पर तलवार लटक जाएगी। तो अविमुक्तेश्वरानंद अब तक जितनी भी बयानबाजी कर रहे थे और जिनके कहने पर कर रहे थे, वो भी अब उनको बचा नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी बयानबाजी की थी। अभी जो माघ मेला लगता है वहां पर, उस समय भी उन्होंने पूरा वितंडा खड़ा करने की कोशिश की थी। पालकी में सवार होकर के जब लाखों की भीड़ संगम तट पर डुबकी लगा रही थी, तब वो पालकी में सवार होकर संगम नौज तक जाना चाहते थे। पुलिस प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। ये ठीक है कि उस समय पुलिस के कुछ अधिकारियों और जवानों ने भी गलतियां की, जो शिखा खींची है बटुकों की और उनके समर्थकों की, उनके शिष्यों की, उस पर लोगों को आपत्ति है, नाराजगी है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की, उनको औरंगजेब और बाबर और पता नहीं किस किस की औलाद बता दिया, उनके हिंदू होने पर ही सवाल खड़े करने की कोशिश की, और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे थे, लगातार राजनीतिक बयानबाजी, उसको ये मान करके देखा गया कि ये भी अब एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं,
उसके मद्देनजर इनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। इनको आगे करके हिंदुओं में, सनातनियों में ही फूट डालने की कोशिश कर रही है। और ऐसे समय जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, उनके शिष्य हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, वो दो बटुकों को लेकर के सामने आए और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, ना केवल अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर बल्कि उनके कुछ और चेले चपाटों के ऊपर, कि इनके आश्रम में, इनके जो पीठिका है वहां पर बाल जो बटुक हैं उनका यौन शोषण होता है। और दो बटुक सामने आए थे, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि उनका यौन शोषण हुआ है। ना केवल महाकुंभ के दौरान भी बल्कि अभी माघ मेले के दौरान भी उनका यौन शोषण जारी रहा। तो ये बेहद गंभीर मामला हो गया है। पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की है, दोनों पक्षों की बात सुनी है और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ। अभिमुक्तेश्वरानंद, जैसा मैंने पहले कहा है कि अब गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। अब जो भी उनके बयान होंगे, जो भी उनकी साफ सफाई होगी, वो जांच अधिकारी के सामने होगी और कोर्ट के सामने होगी। उनको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी और अगर साबित हो गया तो फिर लंबे समय के लिए ये जेल की हवा खाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। अभी 2 दिन के प्रवास पर लखनऊ पहुंचे थे संघ प्रमुख मोहन भागवत और उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुलाकातें की थी। तब भी तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि ये जो अभिमुक्तेश्वरानंद लगातार हमले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, और उनके डिप्टी सीएम की जो थोड़ी सी उनके प्रति एक नरमी थी, या जिस तरीके से कुछ बटुकों को बुला करके ब्रजेश पाठक उनका सम्मान कर रहे थे, उसको लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि सरकार के भीतर ही बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ अंतर विरोध देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मीडिया का एक पार्ट है जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है और उसने ये चीजें उड़ानी शुरू कर दी कि साहब संघ प्रमुख से इन तीनों की जो मुलाकात हुई है वो कुछ रंग दिखा सकती है, जबकि सब जानते हैं कि बौद्धिक विमर्श होता है और सामाजिक जो कार्य होते हैं उससे रिलेटेड ही चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक चर्चाएं आमतौर पर नहीं होती हैं। पर लोकसभा चुनाव 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था हिंदुओं के विभाजित होने की वजह से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो या पश्चिम बंगाल में जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, वो हो, हर जगह जो आरएसएस है उसकी एक भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जहां जहां जीत दर्ज करती जा रही है भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी संगठन, वहां पर ये माना जा रहा है कि जमीन पर आरएसएस का जो काम है वो अब बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज शुरुआत में करने वाला था ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल को लेकर के, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण आदेश दिया है उसको लेकर के, लेकिन जब शो में बैठ रहा था तो फिर अभिमुक्तेश्वरानंद पर ये पॉक्सो एक्ट के तहत पॉक्सो अदालत ने ये आदेश दिया कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। अब आते हैं अपने मूल विषय पर जो आज मैंने इस प्रोग्राम के लिए रखा था। सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये लगभग ऐसा ही है जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी के, उनके शासन प्रशासन के हाथ बांध दिए गए हों। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, वो सारे कारण बताए गए थे जिनके चलते केवल और केवल पश्चिम बंगाल में जो रिवीजन की प्रक्रिया है, जो करीब 1 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को
उनके नाम में त्रुटि होने, उनके माता-पिता और मतदाताओं के बीच में आयु कम होने, स्पेलिंग संबंधी गलतियों की वजह से जो रिवीजन के नोटिस इश्यू किए गए थे 1 करोड़ 26 लाख लोगों को, उसमें जो ममता सरकार का, जो पुलिस का, जो प्रशासन का, अधिकारियों का जो असहयोग मिल रहा था और जिस तरह के हालात वहां पैदा किए जा रहे थे और ममता बनर्जी का जो राजनीतिक दांव और मुहिम चल रही है इसको लेकर के, जिस तरह वो चुनाव आयोग पर भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी हमले कर रही हैं, उसको लेकर के एक अजीबोगरीब स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा हो गई थी। 28 फरवरी तक ये रिवीजन का काम पूरा होना था। चुनाव आयोग का कहना है कि 95% ऑलरेडी हम काम पूरा कर चुके हैं तमाम तरह की दुश्वारियों के बावजूद, लेकिन अभी 5%, 7% काम बचा हुआ है जो ममता बनर्जी सरकार के अधिकारियों के असहयोग की वजह से पूरा नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग जहां जहां कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी की जा रही है, जब उनकी शिकायत करती है तो भी पुलिस अधिकारी सहयोग नहीं करते हैं, मामले दर्ज नहीं कर रहे हैं, जो हिंसा फैलाने की और तोड़फोड़ और दूसरी गड़बड़ियां कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है और जो आदेश दिया है उस पर तो आते हैं, पर डीजीपी को भी तलब कर लिया है, हलफनामा देने के लिए कहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है। मार्च में अगली सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली जो बेंच है उसने ये कहा है कि अब जो बचा हुआ रिवीजन का काम है पश्चिम बंगाल में वो न्यायिक अधिकारी करेंगे। जो मौजूदा जज हैं, जो रिटायर्ड जज हैं और जिनकी छवि अच्छी है, उनके बारे में कोलकाता हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वो इस काम के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपे और फ्री और फेयर तरीके से इन चीजों का निपटारा किया जाए। जो हालात वहां ममता बनर्जी ने पेश किए हैं वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है। आपको याद होगा ममता बनर्जी काला चोंगा ओढ़ करके, पहन करके सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुई थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और दूसरी लीगल टीम के साथ, और वहां वो खुद बहस करना चाहती थी। उस समय भी सीजीआई ने, सूर्यकांत ने ये कहा था कि आपने काबिल वकील नियुक्त कर रखे हैं अपनी पैरवी के लिए, आपकी बात रखने के लिए, तो फिर आपको खुद आने की क्यों जरूरत पड़ गई, बहस करने की जरूरत क्यों पड़ गई। और उसके पोस्टर, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो काले कपड़े पहन करके ममता बनर्जी बहस के लिए खड़ी हुई हैं, उसके बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने पूरे पश्चिम बंगाल में लगवा दिए हैं, केवल ये मैसेज देने के लिए मतदाताओं को कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव आयोग के जरिए आपके नाम कटवा रही है मतदाता सूची से। 1 करोड़ 26 लाख के कटवा दिए और 58 लाख के तो ड्राफ्ट सूची में ही कट गए थे, और मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही हूं। तो ये जो टकराव के हालात ममता बनर्जी ने पैदा किए हैं पश्चिम बंगाल में, ये ऐसे ही हैं कि जैसे जो चुनाव आयोग है वो उनके खिलाफ काम कर रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अकेले पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम नहीं हुआ है। 12 राज्यों में ये कार्रवाई चली है, बाकी के 11 राज्यों में कहीं कोई विरोध नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है चैलेंज करने के लिए। ममता बनर्जी को क्या परेशानी है? तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि चूंकि वहां पर घोस्ट मतदाता बनाए गए थे बहुत बड़े पैमाने पर, 1 करोड़ 26 लाख को वो चुनाव आयोग ने जो नोटिस इशू किए हैं उनको भी वो शक के दायरे में रखती है भारतीय जनता पार्टी।
और उसका कहना यह है कि इनके जरिए ही पूरा खेल हो रहा था। 25,000 से कम अंतर से जहां-जहां जीत या हार हुई है, उन सीटों पर लगभग हर सीट पर पश्चिम बंगाल के पूरे जो सारी जो सीटें हैं उन पर आप देखें तो करीब-करीब 20,000 वोटर के नाम कटे हैं। और अगर बहुत बड़े पैमाने पर 160, 161 के आसपास सीटें हैं जो टीएमसी ने 25,000 वोटों के कम अंतर से जीती हैं। तो वहां अगर 20,000 वोटरों के नाम कट रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो शिफ्ट कर गए हैं या जिनके 2 जगह नाम है या जो अब उपलब्ध ही नहीं है, जिनको एसआईआर फॉर्म दिए गए पर वो उन्होंने भरे नहीं, तो ऐसे घोस्ट वोटर वो अगर मतदाता सूची से बाहर निकाले जा रहे हैं तो ममता बनर्जी उस पर वितंडा खड़ा क्यों कर रही है, हंगामा क्यों कर रही है, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये जैसा 356 लगता है, लगभग वैसी सिचुएशन अब ममता बनर्जी सरकार के लिए उत्पन्न हो चुकी है। तो मेरा कहना यह है कि केंद्र सरकार को भी जो अब तक बचती रही है, क्योंकि वहां पर अगर एसआईआर में, अगर रिवीजन में, सुनवाई में ममता बनर्जी सरकार सहयोग नहीं दे रही है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया है, व्यवस्था कर दी है, न्यायिक अधिकारियों को, जजों को, पूर्व जजों को उस काम में लगाया जा रहा है, लेकिन ये अभूतपूर्व है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो अगर अभूतपूर्व स्थितियां हैं, अगर संवैधानिक संकट है और सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज को भी वहां पर चैलेंज किया जाता है। आप जानते ही हैं, आईपैक्ट के ऑफिस और उसके जो सीईओ हैं, जो उसके प्रमुख हैं, प्रतीक जैन, उनके यहाँ घर पर जब छापा पड़ रहा था ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, तो ममता बनर्जी खुद पहुंच गई थी चैलेंज करने के लिए ईडी को, और वहां से बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज उठा करके ले गई थी। और डीजीपी, कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारी, उनके सचिवालय के अधिकारी, वो सब भी वहां पहुंच गए थे जहां ईडी का छापा चल रहा था। ये मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी उस पर जो चुनाव आयोग ने कहा था कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए जाएं, वो अभी विचाराधीन है। अभी मार्च में उसकी भी तारीख लगी हुई है। लेकिन इन सारी हरकतों से पता लगता है कि ममता बनर्जी किसी को कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। तो इस संवैधानिक संकट में क्या केंद्र को राष्ट्रपति शासन के लिए पहल नहीं करनी चाहिए? अब ये एक बड़ा सवाल है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।